हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 को समझेंगे। चैप्टर 3 का नाम है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। जैसा कि नाम ही देख रहे हैं आप, सिंथेटिक फाइबर्स लिखा हुआ, यानी जो हमने क्लास 7 में नेचुरल फाइबर पढ़ा था उससे अलग मैन मेड फाइबर्स के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। द क्लोथ्स विच वी वियर आर मेड ऑफ फैब्रिक्स। Fabrics are made from fibers obtained from natural और artificial sources। जो कपड़े हम पहनते हैं वो फैब्रिक्स के बने होते हैं और फैब्रिक्स जो है वो फाइबर यानी रेशे के बने होते हैं। अब ये जो फाइबर हैं या तो नेचुरल तरीके से नेचुरल सोर्सेज से हमें मिलेंगे या आर्टिफिशियल सोर्सेज से हमें मिलेंगे। कैन यू नेम सम नेचुरल फाइबर्स? क्या आप कुछ नेचुरल फाइबर के नाम बता सकते हैं? Fibers are also used for making a large variety of household article। अब आप बताइए कुछ नेचुरल फाइबर्स के नाम। आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि कॉटन, जूट, वूल, सिल्क, ये सारे नेचुरल फाइबर हैं, यानी नेचर से मिलता है। कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है, वूल जो है वो शीप से मिलता है, कैमल से मिलता है, और जो सिल्क है वो सिल्क वर्म से हमें मिलता है। तो ये सारे नेचुरल सोर्स हो गए फाइबर प्राप्त करने के। अब आर्टिफिशियल सोर्सेज क्या हैं ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। You have read in your previous classes that natural fibers like cotton, wool, silk, etc. are obtained from plant or animal. The synthetic fibers, on the other hand, are made by human beings. जो नेचुरल फाइबर है वो तो नेचर से मिला, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर है वो मैन मेड है, यानी इंसान ने बनाया। कुछ ज़रूरत ऐसी हुई कि नेचुरल फाइबर महंगी पड़ने लगी, उसका प्रोसेस लंबा होने लगा, तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ सिंथेटिक फाइबर बनाएं, अपने आप ही कुछ अलग तरह के फाइबर बनाएं। इसके बारे में आगे हम आराम से पढ़ेंगे। द सिंथेटिक फाइबर्स ऑन द अदर हैंड आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। चूँकि इंसान ने इसको बनाया इसलिए इसको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? अब सिंथेटिक फाइबर क्या है? Try to recall the uniform pattern found in a necklace of beads joined with the help of a thread। आप याद करो, आपने जैसे यहाँ चित्र दिखा रहा है, ये जिस तरह से माला होता है, एक बीड्स जुड़ करके पूरी माला बनती है। तो इसमें एक दूसरा चित्र दिया है जिसमें पेपर क्लिप है, पेपर क्लिप को एक एक करके जोड़ा गया है और पूरी ये भी माला जैसी संरचना हो गई है। तो इसी तरह से ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंट टुगेदर। जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो भी एक चेन जैसी रचना बन जाती है जिसमें छोटे छोटे यूनिट को जोड़ा जाता है। मतलब एक यूनिट, दो यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे करते करते सबको आपस में जोड़कर बिल्कुल माला नुमा संरचना बना दी जाती है। बस आप इतना याद रखिए, जिस तरह से बीड्स को जोड़ जोड़ कर माला बनाई जाती है उसी तरह से सिंथेटिक फाइबर को बनाया जाता है आपस में जोड़ करके। ईच स्मॉल यूनिट इज एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। और ये माला में तो बिट्स होते हैं, लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उसमें वास्तव में जो एक एक छोटी छोटी यूनिट होती है जिनको आपस में जोड़ा जाता है वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड ए पॉलीमर। और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी यूनिट को जोड़कर जो एक सिंगल यूनिट बनाते हैं, यानी बिल्कुल जैसे छोटी छोटी मोतियों को जोड़ करके बन गया माला, उसी तरह से छोटी छोटी यूनिट को जोड़कर बन गया पॉलीमर। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स, पॉली मीनिंग मैनी एंड मर मीनिंग पार्ट और यूनिट। पॉलीमर, पॉली प्लस मर, पॉली यानी बहुत सारे, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, और मर का मतलब हो गया यूनिट, यानी मैनी और यूनिट से बना। बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को हमने जोड़ा और जब बहुत सारे यूनिट जुड़ गए तो पॉलीमर बन गया। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। यानी पॉलीमर क्या है? बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को रिपीट करके, यानी बार 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 इनको जोड़ा और पॉलीमर तैयार हो गया। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। तो अब देखिए यहाँ पे सेलुलोज का जिक्र आया है।
कि पॉलीमर जो है वो नेचर में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि नेचर में पॉलीमर नहीं होता। जो हमारा कॉटन है वो भी एक पॉलीमर है जिसका नाम है सेलुलोज। जो सेलुलोज है वो छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको मैं अंडरलाइन करती हूँ, आप देखिए। सेलुलोज इज़ मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। तो छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट जो हैं आपस में जुड़े हैं और उनसे सेलुलोज तैयार हुआ है। तो कॉटन जो है वो क्या है, सेलुलोज का पॉलीमर है। अब है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर कितने टाइप के होते हैं इसको हम देखेंगे। पहला है रेयॉन। ये क्या है, रेयॉन। तो शुरुआत करते हैं। You have read in class 7 that silk fiber obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। जैसा कि आपने क्लास 7 में पढ़ा कि जो रेशम का फाइबर है, रेशम का रेशा है, उसकी खोज सिल्कवर्म से हुई और वो हुई चाइना में। और चाइना ने इसको बहुत सालों तक, लंबे सालों टाइम तक सीक्रेट रखा, छुपा कर रखा सबसे। फैब्रिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क फाइबर वाज वेरी कॉस्टली। और जो सिल्क फाइबर से फैब्रिक मिलता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है। पहले भी कॉस्टली होता था, एक तो प्रोसेस लंबा होता था, काफ़ी टाइम लगता था, फिर उस पर खर्चा भी ज़्यादा होता था, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती थी, तो हर किसी को वो उपलब्ध नहीं होता था। बट इट्स ब्यूटीफुल टेक्सचर फैसिनेटेड एवरीबॉडी। लेकिन वो इतना सुंदर होता था कि हर किसी को वो पसंद आ जाता था। अटेम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। तो फिर क्या हुआ, ज़रूरत हुई कि क्यों ना इसको कृत्रिम तरीके से बनाया जाए, आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th century साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग ए फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। तो 19th सेंचुरी के लास्ट में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक ऐसा फाइबर बनाया जो कि सिल्क की प्रॉपर्टी के जैसा ही था, जिसकी प्रॉपर्टी जो थी वो सिल्क से बहुत कुछ मिलती जुलती थी। सच ए फाइबर वाज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। तो ऐसा जो था वो फाइबर मिला, वो बना किससे, ये देखिए, वुड पल्प। वुड यानी लकड़ी, और पल्प जो लकड़ी के अंदर का गूदा होता है उसको वुड पल्प कहते हैं। तो क्या हुआ, ये फाइबर जो मिला वो वुड पल्प से बनाया गया, उसके ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया। दिस फाइबर वाज कॉल्ड रेयॉन और आर्टिफिशियल सिल्क। और इस फाइबर को रेयॉन या आर्टिफिशियल सिल्क नाम दिया गया। तो आपको समझ में आया कि जो रेशम की खोज हुई, जो नेचुरल फाइबर था वो चाइना में हुआ, चूँकि वो चाइना ने बहुत सालों तक इसको छुपा कर रखा। और उसके बाद क्या हुआ, इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा थी। सुंदर तो बहुत था लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती था। तो फिर ये ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना हम इसके समान गुण वाले आर्टिफिशियल सिल्क बनाए, जिसमें गुण तो बिल्कुल ऐसे हों लेकिन वो सस्ता हो और हर किसी को उपलब्ध हो जाए। तो फिर खोज की गई, इसके पीछे लगा गया। तो फिर हमें 19th सेंचुरी के लास्ट में इस तरह के रेयॉन नाम दिया गया, उसका आर्टिफिशियल सिल्क प्राप्त हुआ। और इसमें जो ये आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन प्राप्त हुआ, इसमें नेचुरल सोर्स वुड पल्प की मदद ली गई। यानी लकड़ी के जो पल्प होते हैं, गूदे होते हैं, उस पर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया और फिर इससे ये प्राप्त किया गया। तो कहीं ना कहीं नेचर का इसमें योगदान रहा। अब है इट इज़ चीपर देन सिल्क। ये जो नेचुरल फाइबर है इसका गुण क्या है कि ये सिल्क से ज़्यादा सस्ता है। एंड कैन बी वुवन लाइक सिल्क फाइबर। और बिल्कुल सिल्क फाइबर की तरह से इसको बुनकर इससे कपड़े तैयार किए जा सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स। बहुत सारे कलर में इसको रंग सकते हैं। रेयॉन इज़ मिक्सड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट और मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। अब इससे क्या क्या कारपेट बन सकता है, बेडशीट बन सकता है। तो कॉटन के साथ मिला दिया तो बेडशीट तैयार हो गई, रेयॉन और कॉटन दोनों को मिलाकर।
अगर ऊल के साथ मिलाया तो कारपेट, घर में आप देखते हैं ना कारपेट, तो ये सब आर्टिफिशियल सिल्क रेयॉन से बना हुआ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नायलॉन, आपको यहाँ पर सिंथेटिक फाइबर में रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक 4 सिंथेटिक फाइबर के बारे में जानकारी दी गई है। हमने रेयॉन पढ़ लिया, अब है नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है वो दूसरा मैन मेड फाइबर है। ये देखिए नायलॉन। सबसे पहले मैं इसके नाम के बारे में मज़े की बात बताऊं आपको, NYLON। तो ये 2 शहरों के नाम को जोड़कर बनाया गया। NY जो है न्यूयॉर्क के लिए आता है और LON जो है वो लंदन के लिए आता है। 2 शहरों के नामों को मिलाकर बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनसे संबंधित बहुत सारे काम किए गए थे, इसलिए न्यूयॉर्क और लंदन दोनों के शब्दों को मिलाकर नायलॉन बनाया गया है। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। नायलॉन जो है वो दूसरा मैन मेड फाइबर है। इन 1931 इट वाज मेड विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल। अब इसकी खासियत क्या है कि इसको बनाने में किसी भी नेचुरल रॉ मटेरियल, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, ये यूज नहीं किया गया। मतलब विदाउट एनी नेचुरल रॉ मटेरियल ये तैयार हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर पूरी तरह से। क्योंकि रेयॉन में वुड पल्प की मदद ली गई थी, नेचुरल सोर्स की मदद ली गई थी, इसलिए इसको फुली सिंथेटिक फाइबर नहीं कह सकते हैं। लेकिन नायलॉन जो है वो उसमें किसी भी इस तरह से नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए इसको फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको बनाने में कोल यानी कोयला, वाटर और एयर की मदद ली गई। इट वॉज द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। आगे बढ़ते हैं हम। नायलॉन फाइबर वॉज स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक एंड लाइट। अब इसकी खासियत क्या थी कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इलास्टिक यानी लचीला और लाइट हल्का। मतलब सारे अच्छे गुण आ गए कि भाई ये स्ट्रॉन्ग भी है कपड़ा और बहुत ज़्यादा इलास्टिक भी है, लचीलापन भी है उसमें और हल्का भी है। इट वॉज लस्टरस एंड ईजी टू वॉश, और उसमें काफ़ी चमक भी थी, लस्टर भी था और धोने में भी बिल्कुल आराम से धुलने वाला था। सो इट बिकेम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लोथ। इसलिए बहुत पॉपुलर हो गया। भाई जब कपड़े में सारी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, खासियत हैं, सब कुछ करना आसान है, धोना आसान है और अच्छी जो लस्टर भी है उसमें शाइनिंग भी है, तो हर कोई उसको पसंद करने लगा, तो ये बहुत ही पॉपुलर हो गया। We use many articles made from nylon such as socks, ropes, tents, toothbrushes, car seat, belt, sleeping bags, curtains। तो हम अपने रोज़मर्रा के लाइफ में नायलॉन के मोजे पहनते हैं, रस्सियाँ जो है ना कपड़े वपड़े टांगने के लिए जो प्लास्टिक से दिखती हैं आपको, वास्तव में वो नायलॉन की रस्सियाँ होती हैं। टेंट, टूथब्रश, दांत साफ़ करने में जो ब्रश की जो ब्रिशल्स होती हैं, जो ताड़ें सी होती हैं, वो भी उसका बना होता है। कार का सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग जिसमें हम सो जाते हैं, स्लीपिंग बैग, कर्टेल, पर्दे वर्दे सब जो हैं सब कुछ नायलॉन से बना होता है। नायलॉन इज, यहाँ देखिए, ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैरासूट्स एंड रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। पहाड़ पर चढ़ने के लिए जो रस्सी होती है वो काफ़ी मजबूत होनी चाहिए, तो वो भी नायलॉन से ही बनता है। पैरासूट जो लैंडिंग करते हैं प्लेन से, तो जो पैरासूट होता है उसकी जो ताड़ें होती हैं वो भी नायलॉन की बनी हुई होती हैं। ए नायलॉन थ्रेड इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन ए स्टील वायर। मतलब देखिए यहाँ लिखा है, नायलॉन की जो थ्रेड होती है वो स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत होती हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि स्टील की वायर तो मजबूत होगी, उससे भी ज़्यादा मजबूत जो है ये नायलॉन की थ्रेड होती है। इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई है कि आप एक स्टैंड है उसके ऊपर
कुछ वजन से एक धागे को लटकाइए। किस तरह के, कॉटन के का धागा लटका सकते हैं, ऊल लटका सकते हैं, सिल्क लटका सकते हैं, नायलॉन लटका सकते हैं। सबकी लंबाई बराबर होनी चाहिए सारे धागों की, और उस पर बराबर वजन रखो, तब तक रखो जब तक कि वो टूट ना जाए। और फिर हम देखेंगे कि ज़्यादा टाइम तक किसने वजन को सहन किया, कॉटन के धागे ने या ऊल ने या सिल्क ने या नायलॉन ने। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कौन सबसे ज़्यादा मजबूत और ड्यूरेबल है। अब है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। इसके पहले हमने रेयॉन पढ़ लिया, नायलॉन पढ़ लिया, अब हम आते हैं पॉलिस्टर पर। पॉलिस्टर और एक्रिलिक के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। पॉलिस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। पॉलिस्टर जो है वो दूसरा सिंथेटिक फाइबर है। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। बहुत बड़ी खासियत है कि इससे जो कपड़े बनते हैं उन पर रिंकल पड़ता ही नहीं है जल्दी। मतलब सिलवटें जो पड़ जाती हैं ना, कपड़े मुड़ तुड़ जाते हैं, ये भी बड़ी परेशानी होती है। कॉटन की साड़ियाँ या कॉटन के सूट हम पहनते हैं या शर्ट, तो उनको धोने के बाद बहुत ज़्यादा सिलवट होती है। अगर प्रेस ना करो अच्छे से तो आप पहन नहीं सकते हैं, रिंकल ही रिंकल होते हैं। तो इस कपड़े की खासियत ये है कि इस पर जल्दी कोई रिंकल सिलवट नहीं पड़ता है। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज़ ईजी टू वॉश। और ये बिल्कुल क्रिस्प रहता है और धोने में भी बड़ा ईजी रहता है, सीधा रहता है, आराम से धो दो। कोई तुड़ा मुड़ा कपड़े का वो नहीं होता, तुड़ता मुड़ता नहीं है, सिलवट नहीं पड़ती, बिल्कुल आराम से कैरी कर सकते हैं। सो इट इज़ क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। मतलब सारी अच्छाइयाँ हैं, इसलिए ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए बड़ा ही सूटेबल है। You must have seen people wearing polyester shirts and other dresses. आप लोगों को, आपने देखा होगा पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं। अब पॉलिस्टर में जो मेन चीज़, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया। एक तो टेरिलिन है जो कि एक तरह का पॉलिस्टर है, और दूसरा है पेट, PET। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलिन बहुत ही पॉपुलर पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रोन इंटू वेरी फाइन, हाँ देखिए, फाइबर दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। इसको भी, इसके जो हैं फाइबर निकाले जा सकते हैं और उससे कपड़े बुने जा सकते हैं। रेशे निकाले जा सकते हैं इससे, टेरिलिन से, और उसके कपड़े बुने जा सकते हैं। अब ये कह रही है कि माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बॉटल्स एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड शुगर। आई वंडर व्हाट पेट इज़। मेरी माँ जो है वो पेट के बॉटल और पेट के जार यूज़ करती है स्टोर करने के लिए, राइस को और शुगर को स्टोर करने के लिए। तो मुझे आश्चर्य है कि आखिर ये क्या है। पेट का फुल फॉर्म दिया हुआ है पॉलीथिलीन टेरेप्थेलेट इज़ ए वेरी फेमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। ये भी पॉलिस्टर का एक फॉर्म है। जैसे मैंने बताया, पॉलिस्टर का एक फॉर्म हो गया टेरिलिन और दूसरा है पेट। इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में आपको जानकारी दी गई है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इससे बॉटल बनाई जाती है, यूटेंसिल यानी बर्तन बनाए जाते हैं, फिल्म बनाई जाती हैं, वायर, तार, और बहुत सारे जो हमारे डेली यूज़ के प्रोडक्ट हैं वो सारे इससे तैयार किए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। और आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाओ और देखो कि क्या क्या चीज़ें पॉलिस्टर से बनी हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉलिस्टर के बारे में अच्छे से समझाया गया है। पॉलीस्टर, पॉली जमा स्टर, पॉली पहले बताया, पॉली मतलब बहुत सारे, और स्टर, पॉलिस्टर इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन स्टर। पॉली है और स्टर यानी स्टर कई बार हैं, इसीलिए पॉलिस्टर बन गया, है ना। पॉली मतलब बहुत बार, और स्टर जो है वो छोटे छोटे स्टर के यूनिट जुड़ते गए और पॉलिस्टर तैयार हो गया। स्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। और फलों में जो स्मेल होती है, आम होता, आम का एक गंध होता, आप दूर से पहचान जाओगे कि यहाँ कहीं आसपास आम रखा है। हर एक फल का एक गुण होता है, गुण नहीं कह सकते, गंध होता है जिसे हम पहचानते हैं। तो गंध देने का काम स्टर करता है, ये एक केमिकल है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम्स लाइक पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट। अब इनके जो फैब्रिक्स होते हैं पॉलिस्टर के, इनके अलग अलग नाम है। पॉलीकॉट नाम है, पॉली प्लस कॉटन, है ना। इनको
मिक्स करके बनाया गया है। पॉलिस्टर और कॉटन दोनों को मिला के पॉलीकॉट, पॉली प्लस ऊल, पॉली ऊल, टेरिकॉट, टेरेलिन प्लस कॉटन, टेरिकॉट, इस तरह से इनका नाम दिया गया। एज द नेम सजेस्ट दीज आर मेड बाय मिक्सिंग 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। जैसे कि नाम को देख के ही लग रहा है कि इनमें 2 तरह के रेशे प्रयोग किए गए हैं, 2 तरह के फाइबर का प्रयोग हुआ है। पॉलीकॉट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। एक पॉलिस्टर और दूसरा कॉटन, दोनों को मिला दिया तो पॉलीकॉट बन गया। पॉलिस्टर और ऊल को मिला दिया तो पॉली ऊल तैयार हो गया। अब है वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट इन द विंटर। विंटर में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट हर घर में फर्श पर ठंड से बचने के लिए ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए ब्लैंकेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो हमें लगता है कि वाह ये तो नेचुरल ऊल से बनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये नेचुरल ऊल से नहीं बनी है, ये बिल्कुल उसकी तरह से रिजेंबल करती हैं, उसी की तरह दिखती हैं, लेकिन इनको बनाया गया है सिंथेटिक फाइबर से, जिसको कहते हैं एक्रिलिक। क्या कहते हैं उनको? एक्रिलिक। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर कॉल्ड एक्रिलिक। एक्रिलिक से ये तैयार हुए हैं। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल sources is quite expensive whereas clothes made from acrylic are relatively cheap। अब आपको पहले भी मैंने ये बात बताई कि जो नेचुरल सोर्स से कोई भी चीज़ प्राप्त करते हैं, चाहे वो ऊल हो चाहे वो सिल्क हो, वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। उनका प्रोसीजर लंबा है, टाइम टेकिंग है, तो वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं। और चूँकि एक्सपेंसिव हो जाते हैं, हर एक के ख़रीद के बाहर नहीं होते, पहुँच के बाहर हो जाते हैं, हर एक कोई ख़रीद नहीं सकता, इसीलिए एक्रिलिक का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा चीप होता है, थोड़ा सस्ता होता है उनकी अपेक्षा। दे आर अवेलेबल इन ए वेराइटी ऑफ कलर्स। और किसी चीज़ में कोई कमी नज़र नहीं आती कि वेराइटी नहीं है, वेराइटी भी मिल रही है, कलर्स भी मिल रहा है, शाइनिंग भी है, मतलब हर एक खासियत उनमें होती है, इसीलिए उनको ख़रीदा जाता है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड एफोर्डेबल विच मेक्स देम मोर पॉपुलर देन नेचुरल। और यहाँ तक कि जो नेचुरल फाइबर हैं उनसे भी ज़्यादा ड्यूरेबल यानी टिकाऊ होने वाले, टिकाऊ चीज़ें होती हैं ना, तो ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा टिकाऊ होते हैं ये सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए सामान। और एफोर्डेबल भी। एफोर्डेबल मतलब जिनको हम खरीद सकते हैं, जो जिनको खरीदना अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब जो हमारी पहुँच के अंदर है। तो ये सारी खासियत है इनमें सिंथेटिक फाइबर में। इसी यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि क्लास 7 में आपने किया है, एक एक्टिविटी थी जिसमें नेचुरल फाइबर को और सिंथेटिक फाइबर को बर्न किया गया था। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? आपने क्या ऑब्जर्व किया था? इसमें क्या होता है, व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ ए नेचुरल फाइबर्स। दोनों का अलग अलग बिहेवियर शो होता है। जब हम दोनों को जलाते हैं, सिंथेटिक फाइबर को जलाते हैं और नेचुरल फाइबर को जलाते हैं, तो दोनों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो हीट के बाद तुरंत जलते नहीं है, बल्कि मेल्ट कर जाते, पिघल जाते हैं। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर का एक नुकसान है। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर इट कैन बी डिजास्ट्रस। अगर सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा हम पहने हुए हैं और उसमें आग लग गई तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियरिंग इट। जिस आदमी ने इसको पहना हुआ है और वहाँ आग लग गई है तो सारे फैब्रिक जो हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं और उस इंसान के बॉडी से चिपक जाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लेबोरेटरी। इसीलिए किचन में काम करते हुए या फिर लैब में काम करते हुए हमें सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यहाँ पर कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, ताकि अगर किसी तरह की मिसहैपनिंग हो गई तो उतना नुकसान नहीं होगा जितना सिंथेटिक कपड़े को पहनकर करने से होगा। अब है नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिस्टर क्लोथ वाइल वर्किंग इन द किचन। अब मुझे समझ में आया, ये कह रही है कि मेरी मम्मी जो है वो किचन में काम करते हुए
पॉलिस्टर के कपड़े नहीं पहनती है और सूती के कपड़े पहनती है। ऑल द सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग रॉ मटेरियल्स ऑफ पेट्रोलियम ऑरिजिन कॉल्ड पेट्रोकेमिकल। जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनको तैयार करने का जो प्रोसेस है उनमें रॉ मटेरियल क्या होता है, पेट्रोकेमिकल्स। यानी पेट्रोलियम से जुड़े हुए जो भी रॉ मटेरियल हैं, जो पेट्रोलियम हो या पेट्रोलियम गैस हो या कोल हो या कोल तार हो, ये सारे पेट्रोकेमिकल्स हैं ना, इन सब का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंथेटिक फाइबर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको ये लिखना है कि ऑल द सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ प्रोसेस यूजिंग, बस उसको पेट्रोकेमिकल्स, यानी पेट्रोकेमिकल्स पेट्रोलियम के जो ओरिजिन की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने बताया कोयला हो या कोल तार हो या पेट्रोलियम गैस हो या खुद पेट्रोलियम हो, इनका उपयोग किया जाता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या इसका गुण है। इमेजिन दैट इट इज़ ए रेनी डे। आप ये इमेजिन करो कि कोई रेनी डे है, कोई बारिश का दिन है और आपके पास अम्ब्रेला है, तो आप किस तरह का अम्ब्रेला लेना पसंद करोगे, सूती कपड़े से बना हुआ या सिंथेटिक कपड़े से बना हुआ। तो अगर ये सिंथेटिक कपड़े का बना अम्ब्रेला है तो क्या होगा, उसमें वो ड्यूरेबल होगा, वो लेस एक्सपेंसिव होगा, वो रेडिली अवेलेबल, मार्केट में वो अवेलेबल होगा, और क्या होगा, इजी टू मेंटेन होगा, उसको मेंटेन करना बहुत ही इजी होगा। अब इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं। देखिए प्रयोग क्या है, एक्टिविटी है। आपको 2 कपड़े लेने हैं, सेम साइज़ के लेने हैं और उनको 2 बर्तन में पानी रखना है और दोनों कपड़ों को गीला करना है। और गीला करने के बाद जब हम निकालेंगे तो पहले तो देखना है किस कपड़े ने ज़्यादा पानी सोख किया, यानी ज़्यादा पानी सोखा, क्योंकि पानी के वॉल्यूम से पता चल जाएगा कि जिसने कम पानी सोखा तो बर्तन में पानी ज़्यादा रहेगा, जितने ज़्यादा पानी सोख लिया तो बर्तन में पानी कम हो जाएगा। दूसरी बात, उसको जब हम स्प्रेड करेंगे धूप में तो हम देखेंगे कि कौन सा कपड़ा जल्दी सूखता है। आपको क्या लगता है, आपको यही लगता है ना कि सूती कपड़ा जो है वो ज़्यादा पानी सोखेगा और जो सिंथेटिक फाइबर का बना हुआ है वो कम पानी सोखेगा। जब हम धूप में फैलाएंगे तो सूती कपड़ा देर से सूखेगा और सिंथेटिक फाइबर वाला कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। डू सिंथेटिक फाइबर सोक लेस मोर वाटर देन द नेचुरल। अब मैंने ये बता दिया कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो कम पानी सोख रहा है और वो सूखने में भी जल्दी सूख रहा है। What does this activity tell you about the characteristic of the synthetic fiber? ये आपको सिंथेटिक फाइबर का क्या गुण बता रहा है, ये यही बता रहा है कि सिंथेटिक फाइबर जो है वो धोने में कम पानी लेता है और सूखता जल्दी है। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी, कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर टू द नेचुरल फैब्रिक्स। और ये कह रहा है कि आप अपने घर पर अपने पेरेंट्स की मदद से ये पता करिए कि किसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है। तो ये सारा आप पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि सिंथेटिक फाइबर क्या है, वो ड्यूरेबल भी है, कॉस्ट भी इसकी सही है, मेंटेनेंस करना भी आसान है वनस्पत नेचुरल फाइबर के, यानी नेचुरल फाइबर की जो चीज़ें हैं उनसे ये हर प्रकार से सही है, इसीलिए इतना ज़्यादा पॉपुलर भी है। तो इस तरह से इस चैप्टर में जो हमने सिंथेटिक फाइबर पढ़ा वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब प्लास्टिक के बारे में पढ़ने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो का में देखेंगे कि प्लास्टिक के क्या गुण हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।